यूपी टेट के फ्री प्रैक्टिस बैच में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी की संपूर्ण मैराथन होगी। इसमें हम आपको 4 से 5 टॉपिक कवर कराने वाले हैं, तो यह क्लास आप पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम हिंदी के क्लास में हर टॉपिक से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं। तो आज 5 टॉपिक आपके लिए लेकर आए। 5 टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे टॉपिक में अगर बात किया जाए तो पर्यायवाची, विलोम, समास, मुहावरा एवं लोकोक्ति, यहाँ से जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वह हम प्रोवाइड करने चल रहे हैं। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो फ्री प्रैक्टिस बैच आपके लिए करा रहे हैं ना, यहाँ से सेम टू सेम प्रश्न आपके पेपर में भी आ सकते हैं। चले पहला टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? तो पहला टॉपिक होगा हमारा यहाँ से पर्यायवाची से बनने वाले प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह टॉपिक। बादल का पर्यायवाची कौन सा होगा? ए ऑप्शन कर रहा है केस, बी ऑप्शन कर रहा है जलद, सी ऑप्शन कर रहा है भीत और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द होने वाला है। चलिए, अगर यहाँ पर बात करें बादल की पर्यायवाची का, तो बादल का पर्यायवाची जो होता है वह होता है जलद। ठीक है, तो जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन एक शब्द दिया गया है केस, तो आप बताइए कि केस का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, केस का पर्यायवाची जो होगा वो होता है बाल। ठीक है, ये जानिए। और भीति का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो भीति का पर्यायवाची होता है भय। ठीक है, तो इन शब्दों को भी याद करते हुए चलिएगा। अगर आज की क्लास में हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं ना, मान लीजिए जैसे एक 20 प्रश्न कराएं, तो यकीन करिए पूरा क्लास ध्यान से देखेंगे तो इस क्लास से 50 प्रश्न कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जैसे पहले ही प्रश्न में हमने 3 प्रश्न आपको बता दिए, इस प्रकार से हर प्रश्न बताया जाएगा। पूरी व्याख्या के साथ यह क्लास होगी, क्योंकि इस प्रकार की क्लास आपको यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच में हम डेली प्रोवाइड करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वर्षा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वर्षा की पर्यायवाची की बात किया गया, तो जल्दी से बताइए कौन सा नहीं होगा। ए ऑप्शन का है पावस, बी ऑप्शन का है बरसात, सी ऑप्शन का है वर्षा काल और डी ऑप्शन का है मधुमास। जल्दी से कमेंट करिए कि वर्षा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो बात करें वर्षा के पर्यायवाची की, तो क्या कर रहा है पावस, ये जो है वर्षा का पर्यायवाची होता है। बरसात तो आप जानते हैं पर्यायवाची, और वर्षा काल ये भी हमारा वर्षा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो उत्तर हमारा निकलेगा, क्योंकि जो चौथा ऑप्शन दिया गया ये है मधुमास, ये मधुमास वर्षा का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, वर्षा का पर्यायवाची मधुमास नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, एकदम सही, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संसार का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो जल्दी से बता दीजिए कि संसार का पर्यायवाची कौन सा होगा। ए ऑप्शन कर रहा है लोक, बी ऑप्शन कर रहा है जग, सी ऑप्शन कर रहा है जहान और डी ऑप्शन कर रहा है उपरोक्त सभी। चले कमेंट करिए कि संसार का पर्यायवाची कौन सा होने वाला है। तो बिल्कुल सही, जो लोग भी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो हमारा क्यों सही होगा। देखिए, लोक का पर्यायवाची संसार हो जाएगा, संसार का पर्यायवाची जग और जहान। ये तीनों शब्द लोक, जग, जहान, ये सारे के सारे शब्द संसार के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी फ्री में करना चाह रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़कर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। और डेली सुबह 10 बजे आप फ्री प्रैक्टिस बैच में लाइव जुड़कर क्लासेज देखिए ज़रूर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विलोम से बनने वाले प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है? पहला प्रश्न है कि अवनति का विलोम होगा। अवनति का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन का रहा है उन्नति, बी ऑप्शन का रहा है प्रतिकूल, सी ऑप्शन का रहा है अल्प और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए
कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि अवनति का विलोम कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पर बात किया जाए कि अवनति का विलोम तो वो होता है क्या, बिल्कुल सही, हमारा उन्नति हो जाएगा। अवनति का विलोम उन्नति होगा। यहाँ पर एक प्रतिकूल दिया गया, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, तो इसका उत्तर आप लोग नोट करिएगा। प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। ठीक है, प्रतिकूल का विलोम आप लोग अनुकूल नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर एक शब्द और की दिया गया है कि अल्प, अल्प का बात किया जाए तो क्या होगा इसका विलोम, अल्प का बात होता है तो अति हो जाएगा। ठीक है, अल्प का विलोम अति होगा और प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में, क्योंकि यह प्रश्न जो करा रहे हैं हम आपको आज वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यकीन करिए, अगर आप सिर्फ एक हफ्ते हमारी क्लास को देखेंगे तो आपको जितना भी डर हिंदी व्याकरण से लगता है वो समाप्त कर देंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभ्यांतर का विलोम कौन सा होगा। अभ्यांतर का विलोम बताइए। ए ऑप्शन का है आगम, बी ऑप्शन का है बाह्य, सी ऑप्शन का है आरंभ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए अभ्यांतर का विलोम कौन सा होगा। तो बात करें यहाँ पर अभ्यांतर के विलोम का, तो उत्तर में जो निकलेगा वह हो जाएगा बाह्य। अभ्यांतर मतलब होता है अंदर, बाह्य मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो चलिए और जो शब्द दिए गए उनका भी विलोम जान जाइए। अगर बात करें आगम का विलोम क्या होगा, तो आगम का विलोम होता है लोप। ठीक है, आगम का विलोम जो होगा वह होगा लोप। और आरंभ का विलोम तो आप जानते होंगे, आरंभ जब हुआ तो अंत हो जाएगा। ठीक है, तो आगम का विलोम लोप हो जाएगा, अभ्यांतर का विलोम बाह्य होगा और आरंभ का विलोम अंत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जानते रहिए। इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास कैसी लग रही ये आप बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि डेली जब हम आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट कराएं तो 3-4 टॉपिक को एक बार आपके नज़र में ला दें। ठीक है, इसलिए हम आपको डेली जब प्रैक्टिस सेट, जब भी हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट आएगी वह 4-5 सब्जेक्ट पर आधारित होने वाले, मतलब 4-5 सिलेबस, मतलब सिलेबस क्या क्या यार, टॉपिक यार। ठीक है, 4-5 टॉपिक पर आधारित रहेगी। ठीक, तो अगर अभी आप इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट करिए, आगे आगे आने वाले कुछ दिनों बाद जैसे ही एक बार सारे सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए जाएंगे, तो एक एक टॉपिक स्पेशली आपको कवर कराया जाएगा। ठीक, तो आप हमारे अकॉर्डिंग चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप बताइए, हम आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर आपको समझने में दिक्कत आएगी तो मुझे पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आधुनिक का विलोम कौन सा शब्द होगा। अब बताइए यहाँ पर आधुनिक का विलोम कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन कर रहा है प्राचीन, बी ऑप्शन कर रहा है आदि, सी ऑप्शन कर रहा है आगत और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, अभी मैंने ऊपर आगम बताया था, यहाँ पर आगत है। ये मत समझिएगा आगम का विलोम लोप हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो बात करें आधुनिक के विलोम की, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा, आधुनिक मतलब नया और प्राचीन मतलब पुराना। ठीक है, तो आधुनिक का विलोम जो होता है वह होता है प्राचीन और इसका उत्तर भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आदि शब्द दिया गया, तो देखिए आदि का जो विलोम होता है, मैंने अभी ऊपर बताया कि अंत हो जाता है इतना। आदि यहाँ पर दूसरा लिया गया। चलिए, आदि का एक और विलोम होता है, वह होता है अनादि। ठीक है, आदि का विलोम होता है अनादि। ठीक है, आरंभ का विलोम अंत होता है, माफी चाहेंगे, आरंभ का विलोम अंत बताया था ऊपर, यहाँ पर आदि का विलोम पूछा जा रहा है, इसलिए ये अनादि हो जाएगा। अगर बात करें आगत का विलोम, अभी मैंने ऊपर आगम बताया था, आगम का विलोम मैंने लोप बताया था, लेकिन आगत का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है अनागत। ठीक, आगत का विलोम अनागत होगा, आदि का विलोम जो होगा अनादि होगा और आधुनिक का विलोम तो प्राचीन होगा ही। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अमृत का विलोम निम्न में से कौन सा शब्द होगा। तो बताइए अमृत का विलोम ए ऑप्शन का रहा है विष, बी ऑप्शन का रहा है एकता, सी ऑप्शन का रहा है सुरुचि और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये तो एकदम सिंपल सा है।
अमृत विष, अमृत विष, ठीक है। तो यहाँ पर विष जो है हमारा, इसका अमृत का विलोम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइए एकता का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए एकता का विलोम, कमेंट करिए। एकता का विलोम क्या होने वाला है? तो एकता का जो विलोम होगा वह होगा अनेकता, ठीक है। एकता का विलोम अनेकता हो जाएगा। अगर बात करें सुरुचि का विलोम क्या होगा, तो सुरुचि का विलोम होता है अरुचि, ठीक है। तो एकता का विलोम अनेकता होगा और सुरुचि का विलोम अरुचि होगा। यहाँ पर इतना जानते रहिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अमृत का विष विलोम हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, पहला टॉपिक था हमारा पर्यायवाची, दूसरा टॉपिक था विलोम और तीसरा टॉपिक पर हम आएंगे वो होगा हमारा समास से बनने वाले प्रश्न। तो देख रहे हैं आपको एक ही क्लास में कई टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार। अगर आप भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच आपके परीक्षा के दिन तक प्रोवाइड करी जाएगी। ना तो आपसे एक पैसा लिया जाएगा और ना ही कंटेंट में कोई कमी होगी, ठीक। चलिए प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में कर्मधारय समास है? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए किस में कर्मधारय समास होगा। ए ऑप्शन कर रहा है चरण कमल, बी ऑप्शन कर रहा है कनक लता, सी ऑप्शन कर रहा है कमल नयन और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कि किस में कर्मधारय समास होगा। चलिए बताइए। तो कमल के समान चरण और कमल नयन, नयन मतलब आँख, आँख कमल के समान आँख, ये सब जो हैं ये सब कर्मधारय के समास में के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चरण कमल और कनक लता और कमल नयन ये सारे के सारे शब्द कर्मधारय समास के ही उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर आप बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। तो बताइए निम्नलिखित में से किस में द्विगु समास पाया जाता है? ए ऑप्शन दोपहर, बी ऑप्शन महादेव, सी ऑप्शन परमानंद और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो द्विगु समास की बात किया गया है। दोपहर, महादेव और परमानंद शब्द दिए गए। बताइए कि किस में है द्विगु समास। चलिए कमेंट करते रहिए। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं सोचने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं तो उत्तर बताने वाला हूँ, लेकिन आप थोड़ा-सा अपने तरफ से कमेंट कर देंगे तो इससे पता चल जाएगा हाँ, आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए बताइए। तो बात करें द्विगु समास की तो हमारा उत्तर जो होने वाला है दोपहर। दोपहर का अगर पूछा जाए समास विग्रह क्या होता है, तो वह होता है दो पहरों का शहर, ठीक है। समूह, दो पहरों का समूह होगा। पहरों नोट कर लीजिएगा का समूह, ठीक। क्या होगा? दो पहरों का समूह अर्थात दोपहर। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वह होगा द्विगु समास। अगर बात करें महादेव में कौन सा समास होगा, तो महादेव में जो समास होगा वो होगा कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय। चलिए महादेव में कर्मधारय समास हो जाएगा। अब बात किया जाए कि परमानंद में कौन सा समास होगा, तो परमानंद में भी हमारा जो होगा वह कर्मधारय समास आता है, परमानंद के अंतर्गत भी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर पहले आप प्रश्न में डी ऑप्शन और दूसरे में ए ऑप्शन सही हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी समास के 2-3 प्रश्न और हैं। हमने आपसे बताया था कि हर टॉपिक से 3-4 प्रश्न प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कहा जा रहा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ए ऑप्शन द्वंद्व, बी ऑप्शन द्विगु, सी ऑप्शन तत्पुरुष और डी ऑप्शन बहुप्रिय। तो चलिए बता दीजिए कि दोनों पद अप्रधान होते हैं तो वहां पर कौन सा समास होगा। चलिए कमेंट करिए, फटाक से कमेंट कर दीजिए कि दोनों पद अगर अप्रधान हुए तो उसमें कौन सा समास होगा। बिल्कुल सही, वहाँ पर हमारा जो उत्तर होने वाला है वो है बहुब्रीहि। अगर दोनों पद अप्रधान है तो वहाँ पर जो
होगा समास, वह होगा बहुव्रीहि। आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ गया है इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है? तो जल्दी बता दीजिए देशांतर में कौन सा समास होगा। ए ऑप्शन बहुब्रीहि, बी ऑप्शन द्विगु, सी ऑप्शन तत्पुरुष और डी ऑप्शन हमारा कर्मधार है। चलिए देशांतर बताइए कौन सा समास होगा। देश में अंतर, देशों में अंतर। चलिए देशांतर में बताइए समास कौन सा होने वाला है। चलिए तो यहाँ पर बात किया जाए कि देशांतर में कौन सा समास होने वाला है, तो वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, देशांतर में तत्पुरुष समास होता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो हमने ये तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक पर और पांचवें टॉपिक पर, जो कि दोनों मिक्स करके बनाए गए लोकोक्तियों एवं मुहावरों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न हम आपको दिखाने चल रहे हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। कुछ प्रश्न यूपी टेट के हैं और कुछ प्रश्न अदर एग्जाम में हैं। ये दो प्रश्न मुहावरे से हमने लिया है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्तियों से कि आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कर रहा है अत्यधिक अभिमान करना, बी ऑप्शन कर रहा है कठिन काम के लिए प्रेरित करना, सी ऑप्शन कर रहा है बहुत शोर करना और डी ऑप्शन अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए बताइए आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? तो आसमान पर चढ़ाने का मतलब यही हुआ, जो लोग कठिन काम के लिए प्रेरित करना कर रहे हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। अधिक प्रशंसा करना, ये होता है आसमान पर चढ़ाना। किसी भी व्यक्ति को आप आसमान पर चढ़ा सकते हैं, उसकी थोड़ी-सी बड़ाई कर दें, ठीक है? अच्छी-अच्छी बातें उसके बारे में कह दें, वो फूल जाता है, ठीक है? तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि सर हथेली पर रखने का अर्थ है। क्या अर्थ है सर हथेली पर रखने का? ए ऑप्शन कह रहा है वीरता का प्रदर्शन करना, बी ऑप्शन कह रहा है पराजय स्वीकार कर लेना, सी ऑप्शन कह रहा है मरने के लिए तैयार होना और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले सर हथेली पर रखने का अर्थ क्या है? मतलब सर हथेली का रखने का अर्थ क्या है? तो जान लीजिए कि मरने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि जब आप अपना सर हथेली पर ही रख लिए तो मतलब आप मरने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है? तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा सी ऑप्शन सही। चलें, एक बार क्लास को लाइक करिए और इस क्लास को अपने यूपी टेट के ग्रुप में शेयर करिए और अपने मित्रों तक भी यह क्लास पहुंचाइए, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच आपको यूट्यूब पर लक्ष्य तक दिला रहा है। ठीक है? करना कुछ नहीं, ना तो एक पैसा देना है ना तो कुछ लगेगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। आप हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच में एक क्या कहते हैं एक्सेस पा जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ से डेली हमारी जो सुबह 10 बजे क्लास हो रही है, तो आप उससे लाइव देखिए, जॉइन करिए और अपनी तैयारी को एक अच्छे दिशा में ले जाइए। पहली बार में आपको यूपी टेट पास कराने की ज़िम्मेदारी तो हमारी बनती ही है, ठीक? चलें, आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि अंगूठी का नग होना का अर्थ है। तो बताइए अंगूठी का नग होने का क्या अर्थ होगा? तो ए ऑप्शन कह रहा है बहुत सुंदर, बी ऑप्शन कह रहा है छिपा हुआ, सी ऑप्शन बहुत प्रिय और डी ऑप्शन अनुरूप जोड़ा होना। चलें बताइए अंगूठी का नग होना। तो वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हो जाएगा अनुरूप जोड़ा होना, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत प्रिय होना यह भी सही होना चाहिए था। लेकिन यह प्रश्न जो है किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे एसएससी के शायद एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिस एसएससी तो हिंदी नहीं पूछता, क्या था ये नहीं याद आ रहा है कौन सा एग्ज़ाम था, लेकिन किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। उसमें से जो है आयोग ने जो उत्तर दिया था वह डी ऑप्शन को माना था। ठीक है? लेकिन हमारे हिसाब से डी और सी दोनों ऑप्शन होना चाहिए। डी और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि अंगूठी का नग होना, बहुत प्रिय होना ये भी हो सकता है और अनुरूप जोड़ा होना यह भी हो सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से आप चलेंगे तो आपको आयोग का मानना चाहिए, इसलिए हम भी यही उत्तर मानने वाले हैं। ठीक है? जब किसी परीक्षा में किसी आयोग के द्वारा इसका उत्तर डी माना गया तो हम क्यों सी पर जाएँ? ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही कर लीजिए। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला
प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि काम काज में कोरा होना का अर्थ है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए अगर आप नहीं समझ पाए, सिंपल सी बात आप समझिए। देखिए सेम टू सेम प्रश्न तो रिपीट होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये ना हो, सी ना हो तो डी मारिए, अगर डी ना हो तो सी मार दीजिएगा, ठीक है। सेम सेम ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा प्रश्न में, ठीक है। यही लॉजिक लगाई, बाकी आयोग क्या दिया वह नहीं देखना, ठीक है। बस इतना देखिएगा, अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन डी ऑप्शन ना मिले तो सी को सही करिएगा, अगर सी मिल जाए और क्या मतलब अगर डी मिल जाए और सी ना मिले तो इसे सही करिएगा, ठीक है। एक ही मिलेगा ऑप्शन में। चले, क्या कह रहा है, कह रहा है कि काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, काम ना जानना। चले, जल्दी से कमेंट कर दीजिए उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करें काम काज में कोरा होना मतलब कि काम काज ना जानना, यही हमारा उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसका डी ऑप्शन सही करके, और आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। कह रहा है टस से मस ना होना। टस से मस ना होने का अर्थ क्या है, कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, और जगह न बदलना, और धैर्य पूर्वक सहन करना। चलिए, टस से मस ना होना इसका तात्पर्य क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा अनुनय विनय से ना पसेजना, मतलब कि टस से मस ना होना। तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर जो है वह हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न था, बाकी क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 5 टॉपिक पढ़ लिया। तो इस प्रकार से आप डेली हमारे साथ जुड़कर एक नए सब्जेक्ट के साथ और हर दिन एक बेहतरीन क्लास के लिए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तैयार रहिएगा।